हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जिस मुद्दे की चर्चा तो इस इलेक्शंस के दौरान बार बार होती रहती है और काफ़ी बार हो भी चुकी है। हर इलेक्शंस में तकरीबन यही होता है। अभी क्या है, आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है और उसके लिए जो है पार्टियां बाहर निकल भी आई हैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। और बहुत सी जगह पे अभी डिक्लेयर हो गए हैं कैंडिडेट, उनके किसी के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। ऐसी स्थितियों में एक चीज़ और ये बात आती है कि ऐसी स्थितियों में जो पार्टियां हैं वो लोक लुभावन वादे भी जनता से करना चालू कर देती। जैसे अभी अभी देखा कि आपके राहुल गांधी जी की न्याय गारंटी के नाम पर कई ऐसी घोषणाएं कर दी। उन्होंने कहा कि हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। उन्होंने इस तरह की घोषणाएं पिछले लोकसभा चुनाव में भी की थी, बट वो बहुत कामगार साबित हुई नहीं। लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए कि मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी चीज़ों पर रिबेट देना कहाँ तक उचित है। क्या ये चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है? और आप ये भी सोचिए कि ये सब चीज़ों का असर आप पे पड़ने वाला कहाँ है? करदाताओं की जेबों पे पड़ेगा असर। इसके लिए आप या तो कर बढ़ाओगे या कर की टैक्स वसूली ज़्यादा बढ़ाओगे। तो टैक्स वसूली आप बढ़ा रहे हो लगातार। नए कर अगर जनता के ऊपर ठोकोगे तो उस जनता के नुकसान होगा जो जनता मेहनत की कमाई का खा रही है। मतलब आपकी स्कीम का फ़ायदा भी ना उठा पाए और आपको उस स्कीम को चलाने के लिए पैसे भी दे। तो और इसको रोकने के लिए और इस पर तमाम कमेटियां बैठ चुकी हैं, तमाम बार डिस्कशन हो गया है। नेता अपने अपने तरह से कहते हैं। अभी जैसे तेलंगाना में इलेक्शंस हुए थे तो क्षेत्रीय पार्टियों ने कुछ घोषणाएं की होंगी। उस पर सीतारमण जी ने कहा था, वित्त मंत्री जी ने, कि नहीं, ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए और सरकारों को ये सोचना चाहिए कि ये पैसा आएगा कहाँ। हालांकि नीति आयोग भी हमारा और रिजर्व बैंक भी हमारी इस बात का आगाह कर चुकी है कि राज्यों को ऐसी घोषणाएं करने से बचना चाहिए जिससे जो है फिजिकल डेफिसिट उनका बढ़े। और आज देश की स्थिति राज्यों की बहुत अच्छी नहीं है। बहुत से राज्य तो जो, और मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि देखिए, आप इससे कर क्या रहे हो? आप ये कर रहे हो कि जिन्हें मुफ्त की मिल जाती है ना, वो अपनी इनकम बढ़ाने का प्रयत्न ही खत्म कर देते। वो कहते हैं मिल रहा है तो गवर्नमेंट दे रही है तो क्या परहेज है। तो मतलब आप जो है हर तरह से जनता को भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है इससे। उन्हें लगता है कि चुनावी समय में थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, लेकिन बहुत फायदा होता नजर आ नहीं रहा मेरे को। और देखिए अभी क्या है, एक रिपोर्ट रिसेंटली दी गई थी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने काफ़ी आंकड़े दिए हैं अपने, और उन्होंने आंकड़ा ये दिया है कि क्या असर क्या पड़ता है। देखिए, आज आपने घोषणा की, आज आपने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, तो इसका असर आज आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसका असर मालूम पड़ेगा 1.5 और 2 साल के बाद। मध्य प्रदेश में हुआ क्या था उसके साक्षी हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में आपने गवर्नमेंट चुन ली थी और इनकी जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आ गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी वो घोषणाएं पूरी, जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे जनता से, वो वादे पूरे नहीं कर पाए। और अंततः क्या हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस में बगावत भी हुई और कुर्सी भी छोड़ी कमलनाथ जी ने। तो ये हस्त होता है। फिर उसके बाद नए इलेक्शंस में जाओ, उसके बाद फिर करदाताओं पे बोझ बढ़ेगा, देश के ऊपर फिर बोझ बढ़ेगा। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं नज़र आती है। और राजनीतिक दल अपनी घोषणा पत्रों में लोक लुभावन वादे करेंगे ही, इसलिए चुनाव आयोग को अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ मतदाताओं को भी इस प्रवृत्ति से परहेज करना होगा। उन्हें शिक्षा, सेहत, रोजगार जैसे जरूरी सवालों पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए।
इससे ही देश में एक स्वस्थ चुनावी संस्कृति का निर्माण हो सकता है। अभी इस समय देश की एक समस्या ये भी है कि देश के सामने चुनौती टैक्स देने वाले नागरिकों की संख्या का लगातार कम होना है। देश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा टैक्स देता है। हालांकि पिछले 10 साल में करदाताओं की संख्या और टैक्स की वसूली बढ़ी है, निसंदेह रूप से बढ़ी है, लेकिन इसे अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि राजनीतिक दलों की इस आदत पर जनता को सतर्क होना होगा, क्योंकि रेवड़ियां बांटने के वादे पूरे करने से कई राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और कर्ज ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जिनका हश्र श्रीलंका से भी बुरा होने वाला है। इसमें सबसे पहला राज्य जो है वो पंजाब बनता है। तमिलनाडु भी बन रहा है धीरे धीरे। वहाँ से ही चलन शायद प्रारंभ हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से ही इसका चलन चालू हुआ था, मुफ्त रेवड़ी संस्कृति का। तो रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देती है और ये साथ में आगे आने वाली पीढ़ियों की वह घातक होती है। इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति जन्म लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने का जतन छोड़ देते हैं। ये तमिलनाडु से निकली थी मुफ्तखोरी की संस्कृति। और इसके कारण हो क्या रहा कि आप पैसा तो दे देता है, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाता। गवर्नमेंट गरीबों में घोषणाएं करके उनको पूरा भी कर दे तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होंगे तो बिजनेस आना बंद होगी, तो टैक्स पेयर्स की संख्या कम बढ़ेगी। टैक्स पेयर्स की जो संख्या जब कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आपको वो राज्य का खर्च करने के लिए पैसा केंद्र से उधार लेना पड़ेगा। और केंद्र से उधार लेना पड़ेगा तो केंद्र कहाँ से उधार लेगी? IIFM से उधार लेगी, या विश्व बैंक से उधार लेगी, या फिर और दूसरे राज्यों से उधार लेगी। तो मतलब उधार ये सिलसिला ये तांता बढ़ता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा और अब कंगाली के कगार पर खड़े हो जाओगे। तो इस संस्कृति को तोड़ना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मैं आपको एक आंकड़े देता हूँ स्टेट्स GDP वर्सेस उनके डेब्ट्स के ऊपर। आप उससे खुद समझ जाइए कि कहाँ हमारी पोजीशन घूम रही है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में डेब्ट टू GDP रेशियो हमारा हो गया है 53%, अलार्मिंग पोजीशन। किसी भी हमारा नीति आयोग भी ये कहता है कि जिस भी स्टेट का डेब्ट टू GDP रेशियो, मतलब GDP जितना आपने हर साल आय करी और जितना आपने लोन लिया, ऋण लिया, तो ऋण का अगर हम भाग दे देते हैं उस आय में तो हमारा GDP रेशियो निकल आता है। तो 53% तो भाई यहाँ हो गया। पंजाब 46.8%, नागालैंड 41.6%, समझ में आता है नागालैंड का। मणिपुर 40%, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, आय के बहुत साधन नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हैं, उनके जो निजी का बांस उद्योग जैसे चल सकता है वहाँ उनके जो मतलब लोकल फॉर वोकल का नारा लगाया है मोदी जी ने, उससे कुछ बढ़ोतरी आ सकती है। इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग नहीं पाएंगी, वहाँ उतनी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो उनका मेरे को समझ में आता है। और छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वो कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि मतलब आप अगर देखो तो अगर 7 सिस्टर्स को अगर मैं मिला दूँ तो 700 में जितनी जनसंख्या होगी उतनी जनसंख्या शायद यूपी की मेरी समझ में 3/4 होना चाहिए जनसंख्या। 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी उन 7 जगहों की, 10 ही करोड़ के आसपास हो, मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन इससे कम ही होगी। एक हिमाचल आता है 39%, मेघालय आता है 39.9%,
बिहार 35.7%, मिजोरम 37.8%, राजस्थान 36.8%, केरला 36.6%, आंध्रा 33.3%, गोवा 32.2%, उत्तर प्रदेश 31.7%। तो ये जितने भी 30 से एबव वाले हैं ये अलार्मिंग पोजीशन में आ रहे हैं, तो इनको अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। ये मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति को बांटने पे कम ध्यान देना चाहिए। अभी तो इसमें केजरीवाल जी नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश 30.4%, उत्तराखंड 28.8%, झारखंड 27%, तमिलनाडु 25.6%, हरियाणा 25.5%, आसाम 24.4%, तेलंगाना 23.8%, छत्तीसगढ़ 25%, कर्नाटका 23%, महाराष्ट्र 18.2%, बहुत अच्छी स्थिति है। गुजरात 15.3%, बहुत अच्छी स्थिति है इसकी। उड़ीसा 13.1%, ये भी अच्छे राज्य हैं। तो ये मैं राज्य मानता हूँ जिनकी आमदनी जो है 25% से बिलो है। आसाम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, दे आर द गुड कंट्रीज। यहाँ पोजीशन आने वाली है नहीं ये। अभी ये हो क्यों रहा है, लगातार हो क्यों रहा? देखिए, एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है इसका जीडीपी डेब्ट रेशियो बढ़ने का राज्यों में, कि अभी एक तो था स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बजट डेफिसिट, when revenue generation is less than expenditure, रेवेन्यू लेस जनरेट हो रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चालू किया। इकोनॉमिक शॉक्स, अब इकोनॉमिक शॉक्स कैसे? अनफॉर्सीन कंडीशंस, जैसे कोरोना आ गया। कोरोना में आप कुछ कर नहीं सकते थे, लाचार थे, स्टेट कुछ कर नहीं सकते थे, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो पैसा केंद्र से ही लेना था, बढ़ा उसमें। पॉलिटिकल प्रेशर लीड टू पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग, मतलब आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, चुनाव जीतने के लिए आप कोई भी खेल खेलते हो। लिमिटेड रेवेन्यू रेजिंग पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लिमिटेड पावर्स है ना उसके पास। तो ये है, इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है देखिए। फैक्टर अफेक्टिंग वेरिएशन इन डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इन इंडियन स्टेट्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रही है आपके। फिजिकल पॉलिसीज हो रही, फिजिकल पॉलिसीज हो रही है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एक्सटर्नल शॉक्स, पॉलिटिकल डिसीजंस, रिलीजन डिस्पैरिटी, ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। और दूसरा चीज़ मैं एक और बता दूं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, धीरे से बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स होती हैं, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती हैं वो अपनी खुद की स्कीम्स होती हैं जिसमें पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। कुछ पैसा ऐसा होता है जैसे स्टेट को इम्प्लीमेंट करना होता है, स्टेट को पैसा लगाना होता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स अलग चला रही है अपनी। दे आर 65 स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, और उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा दे रही है, अच्छा पैसा, खासा पैसा गवर्नमेंट का उसमें वो हो रहा है। अभी आप ये सोचिए कि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इज बजटेड एट ₹8.28 लाख करोड़, यानी कि $100.77 बिलियन 2023-2024 में था। अभी ये बढ़कर जो है 8.84 लाख हो गया है, यानी कि $107.33 बिलियन। इतना तो गवर्नमेंट का बजट है। 4 लाख बजट आप खर्च करते हो, लगभग स्टेट्स खर्च कर रही है।
जो कि अगर पूरे सारे स्टेट्स का मैं सम अप कर दूं जीडीपी का तो 0.17% होता है। ये समझदारी वाला बड़ा खेल तो नहीं है भाई। इकोनॉमी कैसे तो नहीं चलेगी, देश की कंडीशन बद से बदतर होती जाएगी। तो इस पे हमारे राजनेताओं को भी ध्यान देना चाहिए और इसके लिए जनता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि नेता जो वादे करता है वो पैसा आता कहाँ से है। नेता अपनी ज़मीन बेचता है, अरे उसके पास होता ही क्या है चुनाव लड़ने से पहले, एक सफ़ेद कुर्ता पजामा और कहने के लिए लच्छेदार भाषण बातें। नेता बन गया, उसके बाद वो लूटना खसोटना चालू कर देता है। उदाहरण देख लीजिए, सामने पड़े हुए हैं उदाहरण लोगों के, एक से एक उदाहरण हर स्टेट में मिल जाएगा आपको, हर पार्टी में मिल जाएगा। तो इस पे जनता को भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है रेवड़ी संस्कृति की, लगातार वो बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर रोकथाम भी लगाना चाहिए। अभी आप ये देखो कि 65 जो स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही थी 2022 की मैं बात करूं, उसमें उसने कंबाइंड फंडिंग करी थी 4,42,781 करोड़ रुपए की, जो कि 5 ट्रिलियन और डॉलर 62 बिलियंस के बराबर होता है। अभी वहीं आप देखो तो जो राज्य ने स्कीम्स चलाई थी उसी दौरान वो 4 लाख करोड़ की थी इसकी। अब आप समझ सकते हो यार कि यह 4 लाख करोड़ की स्कीम्स गवर्नमेंट अलग चला रही है, ये अलग चला रही है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, जनता पर अपना भरोसा कायम बनाए रखने के लिए। और जनता तो हिंदुस्तान की माशाअल्लाह 145 करोड़ जनता, जिसमें जो है 20 करोड़ के खाने का जुगाड़ नहीं होता है डेली का, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम इसमें 145 करोड़ में 140 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम अपनी सालाना की 12,000 रुपये भी नहीं होगी। अपनी खुद की जीडीपी की छोड़ दीजिए, जीडीपी तो अपने हिसाब से रेशियो बताता है, वो तो एवरेज करता है ना, तो एवरेज तो इनकम है नहीं किसी के पास। तो ऐसे भी परिवार हैं जिनकी आज 6,000 रुपये भी नहीं है सालाना, तो उन्हें तो अगर मुफ्त मिल रहा है तो वो तो उसको यूज़ करेंगे ना। अब सोचना आपको है, आपको उनको कैसे रोज़गार देना है, आपको उनको रोज़गार के साधन देने हैं, ना कि फ्री की रेवड़ियाँ देनी है। फ्री की रेवड़ियाँ से आलसपन आएगा, आदमी आलसी बन जाएगा, और एक बार आदमी आलसी बन गया तो फिर आदमी काम नहीं करना चाहता, देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पे विचार किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बातें कह दी हैं इस पूरी वीडियो में, आपको इतना मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए और मुझे ऐसे नए नए तमाम टॉपिक लाने में मेरी मदद करिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।